Hello student, welcome and good morning to the all of you. आज मैं फिर आप लोगों के बीच 11th ऑर्गेनिक का लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड भी हो गया है, तो आप हमारे साइट पे विजिट करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। जहां भी जिस स्टूडेंट को भी 12th में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जहां ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हमें 11th की ऑर्गेनिक में समस्या है, हमें 11th की ऑर्गेनिक को देखना चाहिए, तो आप लोग जाके हमारे साइट पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं और समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल हम लोगों ने कुछ देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ये बताया गया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वह कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होगा, जीवित जीव से प्राप्त होगा, और उसे लेबोरेटरी में जो है कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा। लेकिन आगे चल के जो है वह थ्योरी जो है वह फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि एक मैंने कल साइंटिस्ट का नाम लिखा था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर, जो 1828 ईस्वी में उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वह यहाँ की क्या हो गया? फेलियर हो गया, डाउनफॉल हो गया। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा था ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने देखा था लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस साहब ने जो है वह सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश के द्वारा उन्होंने बताया था, डबल बॉन्ड को डबल डैश के द्वारा उन्होंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड को जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने आगे भी बताया कि अगर कोई भी हेटेरो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बाकी कोई भी एटम है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संरचना में जो है हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा भी सकते हैं और उसको नहीं भी दिखा सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे थ्योरी के अंदर क्रिएट नहीं होगा। ये चीजें देखी थी हमने। फिर हमने देखा था एक और चीज, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, कि ऑर्गेनिक फॉर्मूला जो है वह कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है, ये देखा था हमने। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मूला में हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो था वह था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या था हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी अणु सूत्र या आणविक सूत्र। वह क्या बता रहा था हमें? कि वह सूत्र बताता है कि अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, कोई भी हमारे पास अणु है, तो उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं और कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं, ये किस फॉर्मूला द्वारा हमें पता चलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा। फिर नेक्स्ट जो था हमारे पास वह था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जितने भी उसमें एटम जुड़े हुए हैं, जितने भी उसमें परमाणु जुड़े हुए हैं, वह किस तरह अरेंज रहेंगे, किस तरह उसमें उपस्थित रहेंगे, यानी उसका संरचना क्या होगा, ये हमें पता चला था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा। फिर हमारे पास थर्ड एंड लास्ट जो फॉर्मूला था वह फॉर्मूला था कंडेंस फॉर्मूला, यानी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हमारे पास उसको और शॉर्टकट में व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? कंडेंस फॉर्मूला। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि डॉट लाइन स्ट्रक्चर या डॉट लाइन नोटेशन, यानी जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको लाइन के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? डॉट लाइन नोटेशन बोल रहे थे।
या डॉट लाइन स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। फिर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पे हमने नजर डाला था। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था वह हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था। आज मैं फिर उस चीज को बता देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में ही हमने स्टार्ट किया था उसको। तो आज हम लोग नए लेक्चर में फिर से स्टार्ट करते हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट किया जाए? 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। क्या बोला जाता है इसको? कार्बनिक रसायन। क्या बोला गया इसको? कार्बनिक रसायन। नितेश, सब लोग स्टार्ट करते हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों ने पहला जो ऑब्जेक्टिव देखा था पहला जो अपना ऑब्जेक्टिव था वह क्या था? इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास था वह था स्ट्रक्चर। और तीसरा हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है। तो इसका वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। तो देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला जो था एसाइक्लिक और ओपन चेन। कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या इसको एक और नाम दिया गया था स्टूडेंट, एक और नाम दिया गया था एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है। दूसरा जो था अपने पास क्लासिफिकेशन वह था साइक्लिक और
क्लोज्ड चैन साइक्लिक और क्लोज्ड चैन कंपाउंड, साइक्लिक और क्लोज्ड चैन कंपाउंड। यहां तक देखा था हम लोगों ने। अब देखिए फिर साइक्लिक कंपाउंड जो असाइक्लिक कंपाउंड जो है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वह हमारे पास था स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। तो हम पहला से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम दे दिया जाए ए और इसका नाम दे दिया जाए बी। पहला से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको मिटा दिया जाए। यस, तो पहला हम हेडिंग बनाते हैं ए में हम हेडिंग बनाते हैं ए में एलिफैटिक कंपाउंड। क्या है अपने पास? एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड। अब एलिफैटिक कंपाउंड क्या है? देखिए मेजर कंपाउंड जो है वो दो ही टाइप के होते हैं। पहला होता है एलोफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो और चैन उपस्थित हो। एरोमेटिक जिसमें क्या हो? रिंग उपस्थित हो। तो एलिफैटिक that compound which is contained that compound which is contained open chain with hydrogen and carbon, hydrogen and carbon and other atoms एक्सेट्रा, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन etc। तो इसका कहने का क्या मतलब है? यानी वैसे यौगिक जिसमें क्या हो? चैन हो, ओपन चैन हो। यानी चैन हो लेकिन कैसा हो? ओपन हो। और वह चैन किस चीज से बना हो? हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। यानी मतलब क्या हो? हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हो। उस चैन में जो है ऑक्सीजन भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, और भी बहुत सारे एटम हैं जो आ सकते हैं। लेकिन चैन कैसा हो? ओपन। चैन क्लोज नहीं हो। अगर चैन क्लोज हो गया तो वह किसके अंदर आ गया? क्लोज चैन के अंदर आ गया। अब देखिए जैसे में इसका हिंदी लिखना पड़ेगा। क्या आसान है, समझ में आ जाएगा सभी को। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे में एक नंबर मान लीजिए हमारे पास है हेलो C4H10। क्या है स्टूडेंट हमारे पास? C4H10 ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं क्या? अगर हमें एलिफैटिक बनाना है तो हम एक चैन में जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? CH3। हो गया। एक और भी बना सकते हैं हम लोग दूसरा नंबर एग्जाम्पल में। मान लीजिए हमारे पास है C3 और H8। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। क्या नाम है स्टूडेंट? प्रोपेन। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? CH3
CH3। तो ये सब दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आ रहा है थोड़ा सा बात समझ में। एक दो और मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। 3 में जो है वह है C5H12 बना सकते हैं आप लोग। 4 में जो है C6H14। 5 में जो है C2H6 बना सकते हैं सभी लोग, कुछ नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं इसके क्लास के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन कैसे हैं, इसके क्लासिफिकेशन कितने हैं। तो एलिफेटिक जो हमारे पास कंपाउंड है, इसके मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 इसके क्लास हैं। दो इसके क्लास हैं अपने पास। इसके 2 क्लास हैं। पहला जो है यह है स्ट्रेट चेन, हेलो ठीक, चेक कर लेते हैं। चेन कंपाउंड क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब देखिए स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक सीध, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी जिसमें चैन तो हो लेकिन उस चैन का नेचर कैसा हो, उस चैन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा हो, वह एकदम स्ट्रेट हो, एकदम एक सीध में हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका पहला एग्जाम्पल जो है, यानी जिसमें एक सीध, जिसमें एक सीध शाखाएं, जिसमें एक सीध चैन उपस्थित हो। जिसमें एक सीध चैन उपस्थित हो। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अभी जो लिया था हम लोगों ने, पहला ले लिया जाए C3H8, नाम क्या है, प्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाया जाए CH3CH2 और यहाँ फिर क्या आ गया CH3। यह एक स्ट्रेट लाइन में है क्या, सभी के सभी एटम्स। दूसरा जो है वो अपने पास आ जाता है C4H10, इसका भी हम लोग बना सकते हैं CH3CH2 और लास्ट में आ जाता है CH3। ठीक है, तो ये भी चेन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीध चेन है। दिख रहा है सभी को। फिर एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, C5H12। क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, C5H12, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2 और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, CH3। यह भी एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं क्या, इसमें सभी कार्बन एटम। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अरे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। क्या देखा जाए, ब्रांच चेन कंपाउंड, यानी ब्रांच चेन के अंदर जो है, जो भी उसमें हाइड्रोकार्बन जुड़े रहेंगे, उसमें शाखाएं पाई जाएंगी, उसमें ब्रांचेज उपस्थित रहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं आइसो, नियो,
ये सब किसके एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल है। तो सेकंड में जो है हम लोग देखते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। क्या देखते हैं? नंबर 2 में ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड। यानी जिसके चैन में जिसके चैन में शाखाएं पाई जाती हो, शाखाएं पाई जाती हो, यानी जिसके चैन के अंदर क्या ब्रांचेज हो। जैसे वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लेते हैं जो अभी हम लोगों ने किस में लिया था, स्ट्रेट चैन में लिया था। तो उसमें हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है C4H10। अभी हमने लिया था कि नहीं? तो देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। CH3 CH, फिर नीचे आ गया CH3 और यहाँ हो गया CH3। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? इसमें यह एक ब्रांच आ गया है क्या? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रांच एंड कंपाउंड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। 2 में C5H12 इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार बन जाएगा। CH3 CH2 CH3 और यहाँ भी हो गया CH3। देखिए तो यहाँ पे ब्रांच क्रिएट हुआ है क्या? यहाँ पे ब्रांच है क्या? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रांच एंड कंपाउंड। इसको एक और तरीका से भी बनाया जा सकता है और करके हम लिख सकते हैं CH3 CH3 और CH3। यह भी किसका एग्जांपल है? ब्रांच एंड कंपाउंड। यहाँ पे ये जो है ब्रांच बना हुआ है क्या? तो ये सब किसके एग्जांपल है? ब्रांच एंड कंपाउंड के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है स्टूडेंट? ब्रांच चेन कंपाउंड के एग्जांपल है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। क्या देखना है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसको मिटाया जाए। अब हम लोग बी पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास था एलिफैटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। बी में हमारे पास आ जाता है क्लोज चेन कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, आगे मिलेगा हम लोगों को। देखिए ये सब तो लेक्चर चल रहा है, लेकिन इसका फायदा तब होगा जब आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी मैं SW में दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप खुद से बनाइए, बिना नोटबुक देखे हुए उसको आप बनाइए। किताब से कुछ प्रॉब्लम उठा लीजिए, उसको बनाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं पहले लेक्चर में ही बता देता हूँ कि कल मैं क्या बताने वाला हूँ, तो उसको एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं उस चीज को यहाँ पे डील करूंगा, फिर एक बार आप उसको जाके अपने घर पे देखिएगा, अपने रूम पे देखिएगा।
तो इस तरह से है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका कंसेप्ट हमारे पास एक क्षण के आएगा, और वह एक ऐसा कंसेप्ट बनेगा जो कभी भूलने वाला नहीं रहेगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर इस पे आपका कमांड हो गया 11th की केमिस्ट्री पे, तो आपको 12th में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम होंगे वह आसानी से बनेंगे। तो ज्यादा बेटर है कि मैं जैसे बता रहा हूं उसको आप देखते चलिए, जो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे एराइज कर रहा हूँ या जो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको आप साथ में बनाते चलिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से डिक्टेट कर दूंगा, उसको फिर से डिस्कस हम लोग कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं पोर्शन बी के अंदर, पोर्शन बी के अंदर हम लोग देखते हैं बी क्लोज्ड चैन कंपाउंड, क्लोज्ड चैन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड चैन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। अब क्या है, अब देखिए इस प्रकार के कंपाउंड में जो भी चैन रहेगा वह एक क्लोज बनेगा या एक साइकिल बनेगा, उसमें एक रिंग बनेगा। तो इसलिए इस कंपाउंड को बोला जाता है क्लोज चैन कंपाउंड। यानी यह कुल मिला के न इसमें ब्रांच रहेगा न इसमें स्ट्रेट कोई स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसमें एक साइकिल बनेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोला जा रहा है क्लोज्ड चैन कंपाउंड। यानी इट contains या its contain a ring which represent a cycle, ठीक है। यह क्या चीज को शो करेगा, यह एक रिंग के रूप में रहेगा, इसमें एक रिंग रहेगा जो एक क्या चीज को बताएगा, एक साइकिल को बताएगा, एक रिंग को बताएगा। अब देखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 या CH2, ठीक है। या हमारे पास क्या है, प्रोपेन, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6, ठीक है, C3H6। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। लेकिन इसमें भी 3 कार्बन है हमारे पास, यहां भी 3 कार्बन है और यहां भी 3 कार्बन है। लेकिन यह एक क्या है, क्लोज चैन कंपाउंड है, और यह एक क्या है, ओपन चैन कंपाउंड है। इसमें कोई साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, देखो तो जरा, इसमें कोई साइकिल बन रहा है क्या। लेकिन यहाँ देखिए यह एक क्या बन रहा है, कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो यह एक किसका एग्जांपल है, साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। दोनों में आ रहा है कुछ डिफर समझ में। दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज अ नॉन साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज अ ओपन चेन कंपाउंड। आ रहा है थोड़ा सा दिमाग में। तो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं पोर्शन बी का, जो क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड है या साइक्लिक चेन कंपाउंड है। तो इसको सबसे पहले जो है
वह 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में, जिसका पहला पार्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला पार्ट क्या है अपने पास? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए होमो का क्या मतलब होता है? एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। 2 फैक्टर यहां पे हमको मिलेगा, पहला मिलेगा होमो और दूसरा मिलेगा हेट्रो। तो होमो का मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है होमो का स्टूडेंट? समान। और हेट्रो का मतलब होता है विषम। समान और विषम। तो होमोसाइक्लिक उसे बोलते हैं कि ऐसा साइकिल जिसमें क्या हो? समान प्रकार के साइकिल हो, समान रिंग बने, उसे बोलते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक। यानी एक और चीज है इसमें, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जो है केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में जो है हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी और सारे एटम्स आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक। यानी वैसा साइकिल जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हो, दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो 2 चीज मिलेगा, होमो हेट्रो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि होमो ठीक है, और एक है हेट्रो। होमो और हेट्रो। अब अगर यहां पे आ गया हमारे पास, मान लीजिए यह रिंग आ गया, यह रिंग आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है कि नहीं? यानी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6 होता है कि नहीं? यानी इसमें क्या उपस्थित है? कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। लेकिन एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH2, यानी इसका नाम है इथिलीन डाइऑक्साइड। तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो साइकिल केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, होमोसाइकिल। जिस साइकिल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एटम आ जाए, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइकिल। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में? तो ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर हमें देखना है समचक्रीय यौगिक। हिंदी में क्या बोला जाता है? समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक ठीक है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वैसे कंपाउंड या वैसे यौगिक जो केवल कार्बन तथा या वैसे चक्रीय यौगिक
ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वैसे चक्रीय यौगिक वैसे चक्रीय यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बना हो, ठीक है, जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बना हो। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यह साइकिल है, यह क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है अपने पास, साइक्लोहेक्सेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, CH3 CH2 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 और CH2। देखा जाए स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। यह किसका एग्जाम्पल है, होमोसाइक्लिक का। तो इसका जो मैंने कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया है, या उसका क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर। इसमें देखते हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एटम है क्या, बोलिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एटम है क्या, नहीं है। तो यह किस श्रेणी में आएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की श्रेणी में आएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखिए और फिर इस एग्जाम्पल के लिखिए, लिखा जाए उसको। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हम लोग देख रहे थे, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अगेन दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड को, जिसमें पहला पोर्शन जो है अपने पास यह है एलिसाइक्लिक। क्या है स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक। और दूसरा जो पोर्शन है वह है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखिए, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यानी एली मतलब क्या, एलिफैटिक, और साइकिल मतलब क्या, साइकिल। यानी जो होमोसाइकिल हो, लेकिन उसमें जो भी एटम्स या एटम सब ग्रुप जुड़े हुए हैं वह किस नेचर का हो, एलिफैटिक नेचर का हो। जैसे इसमें आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन,
साइक्लोब्यूटेन। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन, कैसे बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यानी जो साइकिल जो है, जो एलिफैटिक नेचर का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हम यहाँ पे समझते हैं, यानी जो हकल रूल का पालन करता हो। किसका पालन करता हो, हकल रूल का। अब हकल रूल क्या होता है, 4n+2। 4n+2 यानी n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो n बराबर जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ अपने पास क्या आ जाता है, 6। यानी जिसमें कार्बन की संख्या कितना हो, 6। जैसे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। क्या है, बेंजीन रिंग। तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगेन एरोमेटिक कंपाउंड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका पोर्शन है बेंजीनोइड। क्या है अपने पास इसका एग्जांपल, बेंजीनोइड। बेंजीनोइड। और दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। आ रहा है बात समझ में, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। अब जिसमें केवल बेंजीन रिंग हो उसको बोलते हैं बेंजीनोइड, और जिसमें बेंजीन रिंग, कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड। क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है बेंजीन। क्या है अपने पास, बेंजीन। दूसरा है नेफ्थलीन। दूसरा क्या है अपने पास, नेफ्थलीन। बेंजीन, नेफ्थलीन। तीसरा आ जाता है एंथ्रासीन। ये अपने पास क्या हो गया, बेंजीन, नेफ्थलीन, सॉरी बेंजीन। एक और साइकिल पहले बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह है नेफ्थलीन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसमें एक बेंजीन रिंग है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, और इस कंपाउंड में 3 बेंजीन रिंग है। तो यह एग्जांपल होता है मोनोसाइक्लिक, या होता है डाइसाइक्लिक, और या होता है ट्राइसाइक्लिक। यानी इसमें एक साइकिल है, इसमें 2 साइकिल है, और इसमें कितना साइकिल है, 3 साइकिल है। तो इसको बोला जाता है नेफ्थलीन। क्या बोला जाता है, नेफ्थलीन। इस कंपाउंड को बोला जाता है एंथ्रासीन। क्या बोला जाता है, एंथ्रासीन। अब जो नॉन बेंजीनोइड रिंग है, इसका भी एक एग्जांपल है। जो एरोमेटिक तो हो, जो रिंग जो है, जो साइकिल जो है,
वह एरोमेटिक तो हो, लेकिन उसका जो रिंग है वह बेंजीन के जैसा नहीं हो, उसमें या तो 6 से ज्यादा कार्बन हो या तो 6 से कम कार्बन। तो वैसे रिंग को बोला जाता है नॉन बेंजीनॉइड रिंग। लेकिन वह किस नेचर का हो? एरोमेटिक नेचर का। तो उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है अपने पास, यानी यहां लगा दिया जाए ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोन। क्या नाम हो जाता है? ट्रोपोन। इसमें भी डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो देखिए इस रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 7 कार्बन है। लेकिन कुल मिला के इसका नेचर कैसा है? एरोमेटिक। तो यह एग्जाम्पल होता है नॉन बेंजीनॉइड रिंग। तो सबसे पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से, सबको मैं समझा दिया हूं। अब हमारे पास एक और बच जा रहा है इस क्लासिफिकेशन के अंदर, वह होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या हमें देखना है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको अब मिटाया जाए, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी जिस साइकिल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी और एटम आ जाए, तो वैसे साइकिल को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी दैट साइकिल, क्या चला होता है, क्या करो? that cycle which is contained other atom दूसरा कनेक्ट ना हो, other atom except other atom except हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम जो जिस साइकिल में है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास, पहला एग्जाम्पल आ जाता है OCH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। क्या नाम है? इथिलीन ऑक्साइड। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको। देखा जाए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक ऐसा भी एटम है जो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है।
हम लोग देख रहे थे होमोसाइक्लिक के अंदर केवल और केवल क्या उपस्थित था, हमारे पास कार्बन था और ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, सॉरी। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एक एटम आया है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऐसे साइकिल को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइकिल। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका नाम है ऑक्सीटेन। क्या नाम है? ऑक्सीटेन। यह भी किसका एग्जांपल है? हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है। इसमें क्या आ गया हमारे पास? जुड़ गया। क्या आके जुड़ गया है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। वह एक कार्बन एटम है क्या? वह एक हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है। क्या है? ऑक्सीजन एटम है। तो यह किस नेचर का होता है? हेट्रो नेचर का होता है। अब देखिए, जहां भी हेट्रो का बात आ जाए, हेट्रो का बात आ जाए, मतलब आपको समझ लेना है कि इसमें कुछ ऐसा एटम है, इसमें कोई ऐसा परमाणु है जो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या है? अलग। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म होता है। सभी हम लोगों ने देखा है। जहां भी डाउट होगा, जिस पोर्शन में भी आपको डाउट होगा, तो आप कमेंट लिख के हमें बताइए। मैं उसको फिर से एक बार रिकेप करूंगा, फिर से उसको बताऊंगा। अब जो नया हमारे पास टॉपिक है, जो नया हमारे पास टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है, वह है फंक्शनल ग्रुप। क्या है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका जो एप्लीकेशन है वह आपके ऑर्गेनिक के हर पार्ट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करने से पहले ये आपको बता देते हैं कि आपने जो भी 11th का फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप है क्या? पढ़ा है आपने, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो हम साधारण सी लैंग्वेज में बता सकते हैं, साधारण से भाषा में इस चीज को बता सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है या एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। यह ग्रुप ऑफ एटम है क्या? इसमें बहुत सारे एटम है क्या? नहीं, इसमें केवल और केवल क्या उपस्थित है? क्लोरीन, जो एक और एक क्या है? एटम, एक परमाणु है। तो यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है। एक और फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं NH2। क्या है? NH2। इसमें नाइट्रोजन एटम कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? दो। तो यह कहलाएगा ग्रुप ऑफ एटम। क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ एटम। लेकिन दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है या एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ये बात हमको ज़हन में याद रखना है, इस बात को हमें माइंड में रखना है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आएंगे। सबका हमें नॉमेनक्लेचर भी करना है, सबका नाम भी लिखना है, उसके प्रीफिक्स के भी बारे में जानना है और उसके सफिक्स के बारे में भी जानना है। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये ऑब्जेक्टिव का जो पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा जो है हमारे पास वह है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह।
अब देखिए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो पहला तो चीज अभी मैंने आपको बताया कि यह एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, लेकिन ये ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़कर उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, उसके नाम को चेंज कर देता है। यानी फंक्शनल ग्रुप जो है यह एक ऐसा फैक्टर है जो किसी अगर एलिफैटिक कंपाउंड में जुड़ जाए तो उसके नाम को भी चेंज कर देता है और उसके नेचर को भी चेंज कर देता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी चेंज कर देता है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है CH4। क्या है? CH4। अरे बात समझ में, CH4 और इसमें मैंने मिला दिया क्लोरीन, मिला दिया। क्या मिला दिया? क्लोरीन। क्लोरीन एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? CH3 और यहाँ इसमें क्या जुड़ गया? C। क्या जुड़ गया? C। तो यहाँ पे यह एक एलिफैटिक कंपाउंड है जिसका नाम है हमारे पास मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। लेकिन जब इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। सो स्टूडेंट देखिए, अब अगर कोई एलिफैटिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसका नाम चेंज हो गया कि नहीं? हो गया। अब बताइए, अगर नाम चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्या? उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा क्या? नहीं, वह भी चेंज हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग रहेगा और इस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग रहेगा। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, कितने फंक्शनल ग्रुप है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, तो देखा जाए। वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह परमाणुओं के समूह जो किसी यौगिक में मिलकर या जो किसी यौगिक से अभिक्रिया कर उसके नाम तथा गुण को परिवर्तित कर देता है। नाम तथा गुण को परिवर्तित कर देता है तो उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, यानी वैसा परमाणु या परमाणुओं के समूह जो यौगिक से अभिक्रिया कर उसके गुण को चेंज कर देता है, उसके नाम को चेंज कर देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? क्रियात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक स्टॉप किया जाए, टाइम हो चुका है।
इसको आप लोग एक बार देख के आइए, आप लोग 11th ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर जहां डाउट आ रहा है वहां आप कमेंट से हमें सजेस्ट कीजिए, फिर से उसको रिकैप किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए।